बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा भाई, 4.4 करने लगे हैं एक्सरसाइज, और उसमें एक दो कंसेप्ट हैं शुरू में। एक तो ये है कि दो अगर स्ट्रेट लाइंस हों तो उनके दरमियान हमें एंगल कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, तो जाहिर है कि उनके दरमियान एंगल बनेगा। तो उस एंगल को फाइंड कैसे करना है? तो उस एंगल को फाइंड करना है हमने स्लोप से। अगर हमारे पास ये लाइन है और ये लाइन है तो दोनों की स्लोप है M1 M2, ठीक है ना। तो अगर दोनों स्लोप्स गिवन हैं तो उससे हम जो है वो एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये इसका फार्मूला है, tan थीटा, यानी थीटा मतलब जो एंगल है उनके दरमियान, इक्वल टू M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M1 M2। M1 M2 स्लोप्स हैं, तो ये फार्मूला हम याद करना है। एक और छोटा सा इसके अंदर कंसेप्ट है कि अगर आपके पास तीन इक्वेशंस हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइंस हैं, तीन लाइनें हैं, 1 2 3, तो उन तीनों की ज़ाहिर इक्वेशनें होंगी। तो इक्वेशंस को अगर हम ऐसे सीधा करके लिख लें, x है फिर y है फिर कांस्टेंट है, तो कहते हैं उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है। आपने क्या करना है, इक्वेशन की हर चीज़ एक तरफ होनी चाहिए, इधर इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। जब आप ये शक्ल बना लेते हैं तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो सारे कोएफिशिएंट्स हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 वो सारा लिख के, और इधर चूँकि है ये कांस्टेंट तो ये सारे कांस्टेंट्स भी साथ लिख लें, ठीक है। तो उसके साथ फिर ये जो हमारे वेरिएबल आते होते हैं, या आपने ज़ाहिर है ये 9-10 में भी और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि उसको कैसे लिखा जाता है मैट्रिसेस में। तो ये वेरिएबल्स जो x और y हैं वो लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे तो कोई और वेरिएबल था नहीं z वाला, तो फिर वहाँ पे हम 1 1 लिख लेते हैं, तो उसकी जगह 1 आ जाएगा, और इधर जो ज़ीरोज़ हैं वो आ जाते हैं। तो ऐसा करके इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिखना है। तो एक दो सवाल इसके भी हैं, तो बाकी अब एक्सरसाइज शुरू कर ले। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। दो लाइंस है हमारे पास और उनके दरमियान हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। जैसे एक लाइन ये जा रही है तो दूसरी ज़ाहिर है कहीं ना कहीं उसे कट करेगी, तो जहाँ दोनों लाइनें कट कर रही हैं वो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये फाइंड किया जा सकता है। और देखें ये तभी आता है जब लाइनें पैरेलल ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है जो लाइनें पैरेलल होती हैं वो तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो यह ज़ाहिर है ये भी तरह ध्यान रखना है कि जो नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं उन्हीं का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। अब करना कैसे है? करने के लिए ये मैंने एक फार्मूला सा टोटका सा बनाया है, कैसे उसकी कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास जो दोनों लाइनें हैं ना, हमने उनके कोएफिशिएंट्स लिख लेने हैं। मतलब पहली लाइन जो है ना, इसका देखें क्या है, 1 -2 एंड 1, वो देखें लिखा 1 -2 1। इसको एक दफ़ा फिर लिखें। ये मेरे ख्याल में मैं याद पड़ता है मैंने 8 क्लास में बच्चों को ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है, 8 क्लास में है गवर्नमेंट स्कूल के जो मैथ है ना उसके अंदर। तो लाइन 1 के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको आपने 2 दफ़ा करके लिख देना है। इसी तरह ये जो लाइन 2 है, 2 -1 एंड 2, 2 -1 एंड 2, इसको नीचे लिखें और इसी को फिर रिपीट करें। जैसे लाइन 1 के लिए 2 दफ़ा रिपीट किया है उसको, और फिर यहाँ नीचे भी लाइन 2 के लिए रिपीट करेंगे। तो ऐसे करके लिख लेंगे इसे। अब नेक्स्ट करना क्या है? नेक्स्ट ये करना होता है कि इधर से आपने ये इस एक कॉलम को छोड़ देना है, और ये जो शुरू वाला एक कॉलम है इसको आपने छोड़ देना है। इनको आपने कैलकुलेशनों में हिस्सा नहीं डलवाना है इनका, ठीक है। अब आपने लिखना कैसे है? पहले आपने x लिखना है, ओवर में एक लाइन लगानी है, इक्वल टू y लिखना है, ओवर में लाइन लगानी है, इक्वल टू 1 लिखना है, ओवर में लाइन लगा देनी है, ठीक है ना, क्योंकि इसी तरह से चल रहे हैं ना, x है y है फिर कांस्टेंट है, तो x y और कांस्टेंट। अब करना कैसे है? आपने इधर से मल्टीप्लाई करते हुए आना है, -2 × 2। ये देखिए मैंने एक स्टेप लिख दिया, आगे तो ज़रा जल्दी जल्दी कर लेंगे ना, सारा मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर लेंगे। तो अभी आप सीख रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, वो लिखेंगे, माइनस फार्मूले का आना है और फिर इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है, -1 × 1, वो देखें लिख दिया, इक्वल टू आगे चले। फिर देखें, अब ये याद रखना है, पहले हम किधर से आए थे? ऐसे ऊपर से आए थे ना, तो अभी भी हम ऊपर से आएंगे, 1 × 2, ठीक है, 1 × 2, फिर माइनस फार्मूले लगा के फिर इन दोनों को 2 × 1, वो लिख लिया, इक्वल टू, फिर आगे चले, फिर ऊपर से नीचे की तरफ। तो पहले ऊपर से नीचे की तरफ आना है, 1 × -1, ये देखें माइनस फार्मूले का, फिर 2 × -2, वो दोनों लिख लेंगे। तो बस ये काम है, इसको ध्यान रखना है, बाकी ये काम बार बार होना है। तो 2-4 दफ़ा आपने रिपीट करना है तो आपको समझ आ जानी है, खुद से ज़ाहिर है आप करेंगे तो समझ आ जाएगी, ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। अब इसको सॉल्व करवा लें, 2 2 4, -4 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 1, जैसे सॉल्व करते हैं, 2 1 2, 2 1 2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है? सेपरेट कर देना है, ये पार्ट अलहदा से इस कांस्टेंट के इक्वल और y वाला पार्ट अलहदा से इसके इक्वल।
क्योंकि हमें फिर वैल्यूज़ मिल जाएंगी। x ओवर -4 + 1 -3 बनता है, ये तो 0 हो जाएगा और ये 3 बन जाएगा। अब देखें x ओवर -3 है ना, तो उसको हमने 1/3 के इक्वल रख लेना है। ये देखें हमने ये किया, ठीक है। फिर -y/0 है, उसको भी 1/3 के इक्वल रख लें, क्योंकि है तो ये तीनों आपस में बराबर। तो फिर ये 3 उधर ले जाके ऊपर जाएगा ना, तो 3 कट जाएगा और ये -1 आ जाएगा। और यहाँ से तो है ही 0 जाके सारा 0 कर देगा, तो y की वैल्यू 0। अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ हमें मिल गई, पॉइंट मिल गया -1 एंड 0। -1 और 0 क्या है, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेकंड पार्ट देखते हैं। 3x + y + 12 है, x + 2y - 1 है। तो उसी तरह 3, 1 एंड 12 देखें, 3, 1 एंड 12, 3, 1 एंड 12, उसको 2 दफ़ा लिखना होता है। नीचे वाली 1, 2 एंड -1, 1, 2 -1, 1, 2 -1, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया कैलकुलेशन के लिए, ठीक हो गया। x लिखा, y लिखा, 1 लिखा, ओके। पहले इधर से आना है 1 इंटू, अब देखें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 × 1 -1 है ना, -1 आएगा। 2 12 = 24, लेकिन दरमियान में फार्मूले का माइनस। फिर इधर से ऊपर से नीचे की तरफ पहले 12 1 = 12, माइनस फार्मूले का लगेगा, 3 1 = 3, तो ये वाला माइनस इधर माइनस को प्लस कर देगा। फिर यहाँ से आएंगे 3 2 = 6 और फिर 1 1 = 1, बीच में फार्मूले का माइनस। दरमियान में फार्मूले का माइनस लाजमी लगाना है, बाकी प्लस माइनस की आप ध्यान रखें कैसे चल रहे हैं। तो ये -25 हो गया, साथ सेपरेट भी कर लेते हैं, क्योंकि इस सारे ने इसके इक्वल होना है ना, फिर इस सारे ने इसके इक्वल भी होना है, ठीक है। तो 6 में से 1 निकालेंगे, 5 हो जाएगा। 12 और 3 15, और ये उसी तरह से 5 हल करवा लेते हैं। 25 उधर जाएगा ऊपर, 5 5 जार 15 ऊपर जाएगा, 5 3 जार, ठीक है ना। सो -5 एंड 3 पॉइंट मिल गया। अब यही प्रोसेस बार बार रिपीट होना है। तो ये देखें यहाँ पे भी मैंने नीचे किया है, ये दोनों लाइनें हैं, ये मैंने जगह थोड़ी थी तो यहाँ पे भी बना दिया है। उसी तरह आप इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, ये आपके सामने मैंने कैलकुलेशनें कर दी हैं, क्योंकि वही रेपिटिशन है, ठीक है ना। एक आध दफ़ा आप खुद करके देखें, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। अगले पेज पे चलते हैं, तो इसके भी पॉइंट्स हमें ये मिल गए, डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक लाइन की, स्ट्रेट लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, जैसे पिछले 4.3 में करते रहे हैं। थ्रू द पॉइंट दिस, एक पॉइंट भी हमें मिल गया कि इस पॉइंट में से गुजरती हुई लाइन बनानी है। एंड द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स दिस एंड दिस। अब देखना, दूसरा पॉइंट खुद देने के बजाय उसने कहा भाई आप खुद ढूंढें। ये जो 2 लाइनें हैं जहाँ मीट करती हैं, ऐसे करके जहाँ मीट करती हैं वो पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको मिला के इक्वेशन बनाए। तो फिर हमें इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो फाइंड करना पड़ेगा, तो वही जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया। सो देखें, उनको मैंने रिपीट करके लिखा, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, बाकी उसी तरह x लिखा, 5 6 = 30 माइनस फार्मूले का 8 4 = 32। ये मैंने आपको समझाया है पिछले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। ये आपके सामने आएगा, इसको आप सॉल्व करवाएंगे, इसको अलहदा इसके इक्वल, इसको अलहदा इसके इक्वल, ठीक है। तो आपके पास ये x की वैल्यू और y की वैल्यू, स्टेप्स देखें आपके सामने हैं, कहीं पे आपको कन्फ्यूजन होती है स्टेप्स देख लें, वरना आपकी अपनी प्रैक्टिस है। जितना आपने खुद करना है वो आना है, क्योंकि मेरे करने मैं तो कर ही रहा हूँ, मुझे तो आ ही रहे हैं, ये आते भी हैं, लेकिन करने आपने हैं, पेपर आपने देने हैं। तो आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी ना, वही आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो x की वैल्यू 62/23 और y आ गया 12/23। तो ये हमारा पॉइंट मिल गया। अब एक पॉइंट ये पहले से गिवन था और ये हमने फाइंड कर लिया है। अब 2 पॉइंट हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म हमें लगानी चाहिए ना, y - y1, y2 - y1 जो फार्मूला है। तो देखें वैल्यूज़ हम लगा रहे हैं, ये हमारा होता है ना y1, ये x1, ये x2, ये y2, ठीक है। वैसे उनकी वैल्यूज़ वहाँ पुट करा दें। अब कैलकुलेटर है, देखें इस एक्सरसाइज में अक्सर आपके पास वैल्यूज़ ओवर में आनी है, तो आपने कैलकुलेटर पास रख लेना है। अगेन वही कैलकुलेटर हो जिसमें ओवर वाली कैलकुलेशन आप अच्छे अंदाज में कर सकें, ठीक है ना। ये पढ़ाई के लिए कैलकुलेटर बड़ा ज़रूरी है, अच्छे वाला, जिसमें ओवर का बटन बना होता है, SD का बटन बना होता है। तो आप कैलकुलेटर पकड़ेंगे, 12/23 + 9 लिखेंगे, वो आपको 219/23 दे देगा। इसको सॉल्व करवाएंगे, ये वैल्यू आएगी। यहाँ देखें ये 23 बिल्कुल एग्जैक्ट जगह के अंदर है ना, तो ये आप कटवा सकते हैं। तो 219 रह गया, 16 रह गया। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, फिर सारी चीज़ें एक तरफ कर लेंगे हम। ये स्टेप्स बनते हैं सारी, इन दोनों को उठा के, सॉरी x को पॉजिटिव रखना होता है ना, इन दोनों को उठा के उधर ले जाएं।
ठीक है, ताकि एक्स पॉजिटिव रहे। ठीक है, नॉर्मली यही सिचुएशन होती है। तो ये दोनों उधर चले जाएंगे, दोनों देखें माइनस के हो गए, ये देखें ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया। तो फिर आप कैलकुलेशन करें तो ये अल्टीमेटली इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी है, द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स दिस एंड दिस। अगेन इन दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसमें से लाइन गुजर रही हो और वो क्या हो, एंड पैरेलल टू, एक दफ़ा पैरेलल टू किसके हो, इसके, और एक दफ़ा परपेंडिकुलर हो इसके। तो पहले हम पैरेलल के लिए सॉल्व करवाएंगे। सो देखें, बात वही है कि हमें ये जो दो लाइनें उसने दी हुई हैं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनानी है तो कि एक नुक्ता तो हो ना, एक पॉइंट तो हो हमारे पास, तो वो पॉइंट हम इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकाल लेंगे। सो देखें, वो मैंने फिर दोबारा से वही सारा प्रोसेस लिखा, इन दोनों को आपने छोड़ देना है और उसी तरह एक्स वाई 1 लिख के 1 20 20 4 1 4 अगेन आपके सामने स्टेप्स हुए हुए। तो इनको आप करेंगे तो देखें एक्स और वाई की वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी और ये पॉइंट बन जाएगा -2 एंड -6। अब एक पॉइंट है हमारे पास, अब अगर एक स्लोप भी आ जाए तो फिर पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाया जा सकता है और स्लोप हम निकाल लेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि वो पैरेलल है इस लाइन के। तो हमें पता है कि जो लाइनें पैरेलल होती हैं उनकी स्लोप्स तो इक्वल होती हैं, तो जो इसकी स्लोप होनी है वही हमारी रिक्वायर्ड की होनी है। तो ये जो लाइन है ना, इसकी हम स्लोप देख लेंगे क्या बनती है। तो ये लाइन लिखी, अब स्लोप कैसे फाइंड होती है, वाई को अकेला करें, 6x और 14 उधर ले जाएं, 6x इधर पॉजिटिव है, यहाँ आके नेगेटिव हो गया, तो x के साथ जो चीज़ होती है वो स्लोप है। अब ये स्लोप है -6, तो यही हमारी रिक्वायर्ड भी है क्योंकि वो पैरेलल है दोनों, तो हमारी m2 जो है वो भी यही होगी। पॉइंट हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लगा देंगे, y - y1 = m × x - x1। तो y1 हमारा ये है ना -6 और x1 जो है वो हमारा क्या है -2 और स्लोप जो है उसकी जगह 6 लगा देंगे। तो इसको हल करेंगे, सारा प्रोसेस करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड में कहता है कि उसके परपेंडिकुलर हो, तो अभी हमने स्लोप क्या निकाली थी, -6 आई थी ना ये, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, इसको उल्टाते हैं, 1/6 हो जाएगा, 6 है तो 1/6 हो जाएगा, लेकिन साइन भी चेंज करते हैं। तो हमारी जो स्लोप है 1/6 पॉजिटिव वाला, क्योंकि ओरिजिनली वो -6 आया था, स्लोप थी ना -6, तो इसको उल्टाएंगे 1/6 और माइनस को प्लस कर देंगे। अब ये स्लोप है, पॉइंट वही है जो हमारे पास ये वाला है, पॉइंट तो यही है। तो ये पॉइंट और ये वाली स्लोप 1/6 और ये, इसको हम यूज़ करते हुए पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। चूँकि ये ओवर में है, 6 इधर आके मल्टीप्लाई करवा दें और फिर सारी चीज़ें एक तरफ करें तो इक्वेशन डेवलप हो जाएगी। थर्ड पार्ट भी है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। अगेन ये दो लाइनें हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसमें से गुजरती हुई लाइन, एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। वो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, कहता है वहाँ पे एक जैसे इंटरसेप्ट होने चाहिए। ये बात की बात है, पहले तो हमें ज़ाहिर है इनका पॉइंट बना लेना है ना, क्योंकि ये तो हमें पता होता है कि इनकी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी में से लाइन गुजरनी है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का प्रोसेस अगेन आपके सामने है। अब देखना कितनी दफ़ा हर क्वेश्चन में ये चीज़ रिपीट हो रही है कि हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये आ गया -1 एंड -1। अब अभी हमारे पास स्लोप नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ना एक इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, स्लोप की जगह हम m ही रहने देंगे कि जी स्लोप m है और पॉइंट ये है, तो y - y1 = m × x - x1। अब y1 और x1 दोनों -1 है, तो ज़ाहिर है आके प्लस हो जाएंगे ना, माइनसेस तो फार्मूले के अंदर भी हैं, तो +1 और +1 हो जाएगा। अब ज़रा इसको मल्टीप्लाई करवाएं, mx m1 ज़र m, ठीक है, और mx को अगर आप उधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, और ये +1 इधर ले आए तो m - 1। अब ये हमारी एक इक्वेशन है, लेकिन अब देखें उसने क्या कहा है कि उसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बराबर हो। अब पहले तो हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है। अब फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन का अगर आपने x इंटरसेप्ट निकालना है, x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि हमारी जो लाइन है कहाँ पे x एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है, तो उसको x इंटरसेप्ट कहते हैं। और x एक्सिस के ऊपर आपको याद हो तो y जो है वो 0 होता है, तो अगर हमें x इंटरसेप्ट निकालना है तो हमने y को 0 पुट करा लेना है, और अगर हमने y इंटरसेप्ट निकालना है तो फिर हमने क्या करना है, x को 0 पुट करा लेना है। तो ये काम हम यहाँ करेंगे इस इक्वेशन में। तो देखें हम कहते हैं फॉर x इंटरसेप्ट लेट y = 0। अब y 0 हो जाएगा ना, ये हमारी इक्वेशन है ना, तो इधर 0 पुट हो जाएगा, -mx = m - 1, ठीक है ना, ये बनेगी, ये देखें ये बनी। और चूंकि x फाइंड करना है, -m को उधर ले जाएं,
एक तो माइनस इनका साइन चेंज करा देगा ना, 1 पॉजिटिव हो जाएगा, m नेगेटिव हो जाएगा और ये m ओवर में चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से हमने y इंटरसेप्ट, ये अब ये x इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है ना। अब y इंटरसेप्ट के लिए हमने x को 0 रखना है, तो x 0 होगा तो उधर सिर्फ y है और ये, तो ये डायरेक्टली हमें मिल गया y इज इक्वल टू m-1। तो ये हमारा x इंटरसेप्ट, ये हमारा y इंटरसेप्ट। अब उसने क्या कहा है कि दोनों बराबर होंगे, तो हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख के कह देना है कि x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। तो x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू जो भी हमने कैलकुलेट की है वो आप पुट करा दें। अब हमें इसे हल करना है, ठीक है ना। तो m ये ओवर में है, इधर ले जाएं, उधर मल्टीप्लाई करवाएं, m और m स्क्वायर, m वन्स आर m, ठीक है। फिर सारी चीज़ें एक तरफ करें, m स्क्वायर माइनस m है, इन दोनों को भी उधर ले जाएं, माइनस m है ना, उधर जाके प्लस m, 1 है उधर जाके -1, ठीक हो गया। ये दोनों कट रही हैं, m स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो -1 उधर ले जाए +1, और अब अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये फिर क्या हो जाएगा +-1, यानी m की जगह आपने एक दफ़ा +1 लेना है, एक दफ़ा -1 लेना है। अब इक्वेशन यही है, इसी इक्वेशन को हमने सामने रखना है, ये वाली, क्योंकि ओरिजिनली हमारी इक्वेशन ये बनी हुई है ना, सिर्फ m की कमी थी, m हमने कैलकुलेट कर लिया। अब एक दफ़ा +1 -1, तो m की जगह पे एक दफ़ा +1 लगाएंगे, एक दफ़ा -1 लगाएंगे, और ये मैंने किया। यहाँ मैं +1 लगा रहा हूँ, ठीक है। +1 लगाने से इक्वेशन ये बन जाती है, क्योंकि ये +1 कट जाता है। जब आप -1 लगाएंगे m की जगह पे, तो फिर वो कटेंगे नहीं, ठीक है। वो सारी चीज़ें एक तरफ ले आएँ, -x को भी -1 को भी उधर ले जाएं, तो ये अल्टीमेट इक्वेशन बन जाएगी। ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या बता रही होती है, y इक्वल टू x, कि जितनी x की वैल्यू होती है उतनी y की वैल्यू होती है। ये किसी पिछले एक सवाल में हमने पढ़ा था, समझा था कि ऐसे अगर x एक्सिस और y एक्सिस है हमारे पास, तो देखें इधर से इतना x है तो इतना y है, इतना x है तो इतना y है। ये अल्टीमेट पता क्या होती है, लाइन ऐसे करके गुजर रही होती है। यहाँ अगर आप ले लें तो इधर से गुजर रही है, इधर अगर माइनस भी हो जाए तो ये असल में ऐसी लाइन होती है जो ओरिजिन में से गुजरती है। टोट का ये याद रखना है कि इसमें अगर कांस्टेंट नंबर नहीं आ रहा ना, y और x सिर्फ आ रहा है, तो वो डेफिनेटली ओरिजिन में से गुजर रही होती है। अब जब ओरिजिन में से गुजरेगी तो उसने x एक्सिस को कहाँ कट करना है, y एक्सिस को कहाँ कट करना है, वो तो करेगी नहीं, क्योंकि वो तो ओरिजिन को कट करती हुई जा रही है। तो इसलिए हम कहेंगे भाई ये पॉसिबल नहीं है, ये वाली जो इक्वेशन है ना ये हमारा आंसर है, क्योंकि ये वाली पासिस थ्रू द ओरिजिन है, नो इंटरसेप्ट बना रही है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। इतना तो वही है कि जी इन दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया, इनका हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे और उस पॉइंट में से हमारी इक्वेशन गुजर रही है। एंड द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, 2 इंटरसेक्शंस आ गए, 4 लाइनें हो गई, 2 लाइन, इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना है और इनका निकाल लेना है, और 2 पॉइंट मिल जाएंगे तो उनमें से इक्वेशन बना लेंगे 2 पॉइंट फॉर्म लगा के। सो देखें पहले ऊपर वाली ये और ये, इन दोनों को देखें मैं लिख रहा हूँ 16 -10 -33, देखें लिखा, फिर उसी को रिपीट किया, 12 14 29 उसको लिखा, फिर रिपीट किया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ठीक है। प्रोसेस आपके सामने है, कैलकुलेशनें हैं, कैलकुलेटर पास रखें, कैलकुलेशनें करते जाएं। तो ये 1/2 एंड -5/2, ये इसका पॉइंट आ जाएगा, इसको P1 कह लें क्योंकि एक और पॉइंट निकालना है ना। तो जो सेकंड पार्ट है उसके लिए हम चलेंगे, तो अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इनको हम ज़रा ध्यान से उनके कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे, इनको छोड़ेंगे, इनको छोड़ेंगे, x y 1 लिखेंगे। अब वो देखें ना, मेरे से थोड़ी सी गलती हुई थी, मैंने उसको सही किया, ये 28 है, ठीक है ना। 2 1s are 2 हो गया और 4 7s are 28। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है, क्योंकि इंसान है, वो ध्यान कहीं और चला जाता है और हम सवाल हल कर रहे होते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है। सो बहरहाल ये थोड़ा सा गंदा हो जाता है। सो 26 है, 2 है, -6 है, सेपरेट करें तो ये 26 है, 26/6 देखें, माइनस का -2/6 -1/3 और 13/3, ठीक है ना। तो ये हमारा आ रहा है 13/3 और -1/3। अब ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए, ठीक है जी। अब 2 पॉइंट फॉर्म लगानी है, x1 y1 x2 y2, ध्यान के साथ, y -y1 y2 -y1 फार्मूला आता हो, वैल्यूज़ लगाएं। अब वही पकड़ें कैलकुलेटर, इसको आप सॉल्व करवाएं, इसको सॉल्व करवाएं, वो ऐसे करके वैल्यूज़ देगा और ये 6 और 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे ये 13 आ गया और यहाँ पे 29। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये उधर ले जाएँ, इसको उधर ले जाएँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सारी चीज़ें एक तरफ, स्टेप्स बने हुए हैं, ठीक है।
जहाँ पे समझ नहीं आती आप वो देख लें, वो सिंपल सा काम है वही पुराने वाला। 13x 29y एंड 66, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कंडीशन, कहता है कंडीशन फाइंड करें, ठीक है, एक शर्त को है वो फाइंड करें, सच दैट द लाइन्स ये वाली एंड ये वाली आर कॉन्करेंट। अब यहाँ हमें ये साबित करना है कि ये जो 3 लाइनें हैं ना, अगर कॉन्करेंट होती हैं तो किस कंडीशन के तहत वो कॉन्करेंट होंगी। अब देखें, कॉन्करेंसी के लिए बड़ा एक सिंपल सा फार्मूला है कि तीनों लाइनों को आप लिखें, लेकिन ऐसे लिखें कि हर चीज़ एक तरफ हो। जैसे मैंने शुरू में बताया आपको, जब भी मैट्रिक्स फॉर्म बनानी थी तो इक्वल टू के उस तरफ 0 होना चाहिए। तो ये m1x और प्लस c उधर चले जाएं, माइनस हो जाएंगे, इन दोनों को भी उधर ले जाएं माइनस, इन दोनों के भी उधर माइनस, इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये शेप बना लें, ठीक है। अब जब ये शेप, अभी भी ये कंफर्म नहीं है क्योंकि देखें ये माइनस का XR है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, x को पॉजिटिव रखते हैं और x को शुरू में रखते हैं। तो दोनों काम करें, एक तो सबकी अलामतें चेंज करें ना, साइन चेंज करें सबके, और जो x वाला पार्ट है उसको शुरू में रखें। देखें शुरू में लिखा, और x वाला पार्ट सारे नेगेटिव थे ना, मैंने पॉजिटिव कर दिए। y सारे पॉजिटिव थे, सारे नेगेटिव हो गए, ये नेगेटिव थे, ये सारे पॉजिटिव हो गए, सबके साइन चेंज हो गए। अब ये प्रॉपर शेप बनी है। इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी के लिए बड़ा सिंपल सा रूल है कि इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आप लिखें और उनका जो डिटर्मिनेंट बनता है वो 0 आना चाहिए। अब यहाँ उसने कहा है कि कॉन्करेंट हैं, तो फिर हमने इसको खुद ही इक्वल टू 0 लिख लेना है, इसके डिटर्मिनेंट को। m1 m2 m3 माइनस, अब ज़ाहिर XY वेरिएबल्स हैं वो नहीं आने होते, ठीक है, इनके कोएफिशिएंट्स -1 और ये जो है C1, ये तो खुद ही कोएफिशिएंट है ना, C1 C2 C3 वो भी आएंगे। अब इसको ज़ाहिर है सॉल्व करवाना है। अब सॉल्व जो है सीधा भी करवा सकते हैं या थोड़ा सा हल करा सकते हैं। देखें ये अगेन शायद फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि अगर ये -1 है ना, तो इसकी हेल्प से इसको और इसको 0 किया जा सकता है। कैसे होगा कि ये हमारी हो जाएगी बेसिक रो R1। अब R1 को हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे R2 में से और R3 में से भी, ठीक है। तो क्या लिख रहे होंगे, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। ये देखें मैंने लिखा R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, और माइनस का मतलब क्या है, क्या हो जाएगा, M2 माइनस M1। ये देखें ये तो 0 हो जाने हैं क्योंकि ये एक जैसे हैं ना, तो जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो 0 हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या आएगा, C2 माइनस C1। ये देखें, और जो बेसिक रो होती है वो वैसे की वैसी रहती है। ये सारा अब वही सारा रिपीट हो रहा है जो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था। और यहाँ पे भी वही कि इसने भी इस फर्स्ट रो में से ही माइनस होना है, तो M3 माइनस M1, ठीक है, ये फिर 0 हो जाएगा, और C3 माइनस C1 ये बन जाएगा। अब देखें ये जो कॉलम है हमारा, कॉलम नंबर 2, इसमें देखें 2 एलिमेंट 0 है, सिर्फ ये रह गया। तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये जो डिटर्मिनेंट लेते हैं, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम से एक्सपेंड किया जा सकता है। तो हम इसको कॉलम नंबर 2 से एक्सपेंड कर लेते हैं। अब कॉलम नंबर 2 में सिर्फ ये एलिमेंट है, बाकी तो जीरोज़ हैं, तो बस इसी एलिमेंट को लेंगे -1 को, ठीक है। ये -1 को लिखा, और ये जिस रो कॉलम में और जिस रो में है वो छोड़ दिए, बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो लिख लें। लेकिन यहाँ मैंने बताया था एक और चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो पहला एलिमेंट लिखते हैं ना, ये लिखा और ऐसे छोड़ के इसको किया, फिर ये लिखा तो ऐसे और ऐसे छोड़ के इनको लिखा, फिर ये, तो जो दरमियान वाला लिख रहे होते हैं उसके साथ माइनस भी लगाते हैं। अब ये माइनर्स और कू फैक्टर्स का चक्कर है, अब वो अगेन बहुत डिटेल में हम चले जाएंगे। तो बहरहाल ये जो दरमियान वाला एलिमेंट है, फर्स्ट के हिसाब से अगर आप चले तो ये दरमियान वाला एलिमेंट जो है उसके साथ आपने माइनस लगाना है। तो माइनस इसका और माइनस उसका, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, सिर्फ ये अंदर वाली चीज़ रह जाएगी, और ये सारा क्या है, इक्वल टू 0 है। अब क्या करना है, अब ज़ाहिर है इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा सिंपल है कि इसको और इससे मल्टीप्लाई, माइनस फार्मूले का, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो हम लिख रहे होंगे M2 माइनस M1 इंटू C3 माइनस C1 माइनस M3 माइनस M1 इंटू C2 माइनस C1। ये ज़रा मैंने स्टेप आगे बनाया है, ये आपके सामने है, ठीक है। माइनस साइन देखें बीच में, वो और वो और वो और वो, इक्वल टू 0। और चूंकि इक्वल टू 0 और इसके साथ, इस सारे के साथ माइनस है ना, तो इस सारे को उठा के दूसरी तरफ ले जाए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब ये है कंडीशन, ठीक है ना। ये अगर ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट आपस में बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो फिर वो इनके दरमियान जो है वो कॉन्करेंसी बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 छोटा सा है, फाइंड P फाइंड करना है, सच दैट द लाइन्स दिस एंड दिस मीट एट अ पॉइंट।
एक पॉइंट में से 3 लाइनें अगर मीट कर रही हैं तो डेफिनेटली वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा उनका। तो तीनों लाइनों को हमने अपने सामने लिख लेना है और आपके सामने ही है कि उनके कोएफिशिएंट जैसे पिछले सवाल में किया 2 3 3 -3 -1 एंड p और -1 -5 एंड 8 इसका डिटर्मिनेंट 0 रखेंगे क्योंकि उसने कहा है कि वो मीट एट अ पॉइंट कॉन्करेंट हैं। ठीक है, तो अब ज़ाहिर इसका जैसे डिटर्मिनेंट लेते हैं, अब यहाँ मैंने डायरेक्ट किया 2, अब देखें ना ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा और इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई होना है। 8 1s are 8 माइनस उसके साथ है माइनस फार्मूले का यहाँ होगा 5p माइनस ये भी आ रहा है प्लस हो जाएगा। यहाँ मैंने कहा साइन चेंज कर देते हैं, अभी पिछले सवाल में बताया, तो -3 है तो +3 हो गया। ठीक है, ये और ये किया 3 8s are 24 माइनस ये इंटू ये फर्स्ट ईयर का सारा काम है -1 इंटू फिर यहाँ और ये छोड़ा 3p और -3 1s are 3 माइनस बिन के प्लस हो गए। अब इसे सॉल्व करवा लें, 2 से मल्टीप्लाई 2 8s are 16 2 5s are 10, इसको इस 3 से मल्टीप्लाई, इसको साथ लिखें। ठीक है, इसको सारा सॉल्व करवाएं 7p + 98 और ज़ाहिर है 98 उधर जाके माइनस होगा, 7 जाके डिवाइड करेगा तो p की वैल्यू आएगी -14। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द लाइन्स दिस एंड दिस, 3 लाइनें हैं आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट वही बात अभी हमने करना है कि उनके कोएफिशिएंट्स ले के और उसको 0 के इक्वल ले आना है। तो बता देना है कि लो भाई कॉन्करेंसी है इनकी, एक ही पॉइंट में से गुजरते हैं। एंड थर्ड लाइन, और ये जो तीसरी लाइन है ये वाली, वो बाइसेक्ट कर रही है द एंगल फॉर्म बाय द फर्स्ट 2 लाइन्स। अब ज़ाहिर है ऐसे मीट कर रही होंगी ना, एक ये जा रही है एक ये जा रही है, तो तीसरी ऐसे करके बीच में से जा रही है जो उनको जो है वो आधा आधा कर रही है। तो ये भी हमें प्रूव करना है कि वो उनके मिडल में से गुजर रही है। तो पहले तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी के लिए भी मैंने जैसे समझाया कि इसको आपने कोएफिशिएंट्स लेने हैं 4 -3 -8। देखें 3 -4 -6 वो लिख लिया, 1 -1 -2 वो लिख लिया। अगेन इसको सॉल्व करवाना है, 4 बाहर ये और ये छोड़ा, 4 2s are 8 माइनस फार्मूले का 6 1s are 6 माइनस फिर लगाना है यहाँ दरमियान में और इसको चेंज कर देना है। बेसिकली इसका जो साइन होता है ना उसको चेंज कर दिया करें, नेगेटिव से पॉजिटिव कर दें और फिर ये और ये छोड़ के 3 2s are 6 माइनस फार्मूले का 6 1s are 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये देखें आ जाएगा 0, 8 - 8 करेंगे 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं द लाइन्स आर कॉन्करेंट। अब देखें हम क्या करेंगे, स्लोप्स फाइंड कर लेते हैं। तीनों लाइनों की स्लोप क्या बनती है। लाइन नंबर 1 जो है उसको हम लिखते हैं और स्लोप का मैंने आपको तरीका बताया, y को अकेला करें। तो y ये नेगेटिव है ना, इसको उठा के उधर ले जाएं, मतलब ये कि 3y इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 4x - 8। वैसे ही 3 ने जाके डिवाइड कराना है क्योंकि y टोटली अकेला करना होता है, तो 3 इनके ओवर में चला जाएगा। अब x के साथ जो चीज़ है ये उसकी स्लोप है, तो m1 यानी कि लाइन नंबर 1 की जो स्लोप है 4/3 आ गई। यही प्रोसेस हमने लाइन नंबर 2 के लिए करना है, वो लिखा +4y है, उधर ले गए वो दोनों और 4 से जाके डिवाइड कराना है, तो इसकी भी हमें स्लोप मिल जाएगी। तो ये ऐसे बना ली, तो m2 आ रही है 3/4 और लाइन नंबर 3 में भी y को आप अकेला करें, नेगेटिव है उधर ले जाएं, x - 2 एक तरफ रह जाएगा, तो x के साथ अब कोएफिशिएंट है 1 तो 1 आ गई। अब तीनों लाइनों की स्लोप्स हमारे पास आ गई है, m1 m2 m3 आ गया। अब देखें चूंकि तीनों स्लोप्स हमारे पास हैं तो हम इनके दरमियान जो एंगल बन रहे हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अब देखें tan ऑफ द एंगल, अब 3 लाइनें ऐसे जा रही है ना, लाइन 1 2 3 m1 m2 m3 है। एक एंगल अगर आपने फाइंड करना है तो जाहिर है लाइन नंबर 1 और 2 के दरमियान जो एंगल है वही आएगा ना। ठीक है, देखें एक दफ़ा 1 और 2 के दरमियान, एक दफ़ा 2 और 3 के दरमियान और एक दफ़ा 3 और 1 के दरमियान, ऐसे ही होगा ना। 3 लाइनें हैं L1 L2 L3, तो इस तरह से करके हम इसका फार्मूला जो है वो चेक करेंगे, लगाएंगे। तो पहले M2 और M1, तो M2 और अगेन वही बात है, हमने तीनों जो उनकी स्लोप्स हैं वो तो निकाल ली हुई हैं ना, तो वो स्लोप सामने रख लेंगे और उनके दरमियान फार्मूला जो है उसका वो अप्लाई करते जाएंगे। M2 की वैल्यू, M1 की वैल्यू, M1 M2 नीचे, कैलकुलेटर पकड़ें दोबारा, इसका कैलकुलेटर में करें, नीचे वाले का करें और इसको सॉल्व करवाएं तो ये आ जाता है। अब एक और एंगल है, क्योंकि ये था M1 और M2 में, अब हम कर रहे हैं M2 और M3 के दरमियान, यानी लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 के दरमियान, तो उसका फिर फार्मूला हम लगाएंगे, कैलकुलेशनें करवाएंगे कैलकुलेटर में, 1/7 इसका बनता है। ठीक है, एंगल की तरफ नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ फिर भी ये माइनस का भी चक्कर आ रहा है ना, तो ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं कि tan θ1 -7/24, tan θ2 1/7। और इसी तरह
तीसरा जो एंगल है उसके लिए भी प्रोसेस करें, M1 और M3, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 3 का जो आपस में एंगल बनता है वो वैल्यूज़ लगाएं 1/7। अब देखें यहाँ सिचुएशन ये है कि tan θ3 जो है वो भी 1/7 आया और tan θ2 जो है वो भी 1/7 आया। तो जाहिर है कि अगर दो एंगल इक्वल हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो फिर मतलब क्या हुआ कि तीसरी लाइन उनको बाइसेक्ट करती हुई जा रही है ना, उनके दरमियान से जा रही है। अब फॉर एग्जांपल देखें, एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, सीधी लाइन, इस पर कितना एंगल होता है 180 डिग्री। तो इसके दरमियान से एग्जैक्ट ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करें तो इधर 90 डिग्री हो जाता है, इधर 90 डिग्री हो जाता है, तो आधा आधा हो जाता है। तो दोनों एंगल बराबर होते हैं। यही हम ये कह रहे हैं कि इधर भी 1/7 उधर भी 1/7। तो दो एंगल्स जब बराबर हों तो डेफिनेटली तीसरी जो है वो उसके दरमियान में से गुजर रही है। तो ये हम लिख देंगे नीचे एक लाइन कि सिंस tan θ2 और tan θt बराबर आ रहे हैं, मीन्स दैट वन लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट द अदर टू। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर A, B एंड C। एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, और उसके वर्टिसेस हैं यानी कि उसके कोने हैं। ऐसे करके ट्राइंगल बनती है A, B, C, ये कोनों की बात हो रही है A, B, C। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और वो पॉइंट कौन सा है। पहला उसने कहा है सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड क्या होता है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है मीडियंस का। मीडियन क्या होता है कि आप यहाँ से ना एक मिड पॉइंट लेते हैं, इधर से मिड पॉइंट, यहाँ से मिड पॉइंट, यहाँ से, और जो मिडल पॉइंट होता है ना उसको आगे वाले कोने से मिलाया जाता है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ये आप बनाते हैं। तो ये तीनों जो है ना एक ही नुक्ते में से गुजरते हैं। तो जिस नुक्ते में से गुजरते हैं पॉइंट में से, उसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड। अब इसका ना बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है हमारे पास, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो तीनों कोने हैं ना उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स को प्लस करें, 3 पे डिवाइड कर लें, वाई कोऑर्डिनेट्स को प्लस करें, 3 पे डिवाइड कर लें। ये हमारे पास फार्मूला है। तो हमने क्या करना है, देखें ये है ना इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाला, तो -2 +3 एंड -4 वो आपने लिख लेना है, 3 पर डिवाइड कर लेना है। इसी तरह वाई के जो कोऑर्डिनेट हैं 3 है, 5 है, 1 है, वो आप लिखें 3 पर डिवाइड करा लें। सो ये आपके सामने हल हुआ है। तो आंसर इसका बन रहा है -1 और 3। सो दैट्स इट। तो ये तो बड़ा छोटा सा पार्ट था इसका। अब जो दूसरा पार्ट है वहाँ उसने कहा है ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एल्टीट्यूड्स का। एल्टीट्यूड क्या होते हैं कि जो फॉर एग्जांपल ये लाइन है ना AB, तो इस पे एक लाइन ड्रॉ की जाए जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई जाए और आगे से वो C वाले जो कोना है उसको कट करे, वहाँ से टच करके गुजरे, ठीक है। इसी तरह से इधर से भी 90 डिग्री, एल्टीट्यूड का मतलब ही होता है 90 डिग्री। तो AB के ऊपर, BC के ऊपर, AC के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाया जाए, एक लाइन बनाई जाए जो आगे से अगले कोने को टच करे, तो इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड्स। और ये भी डेफिनेटली एक ही पॉइंट में से गुजरते हैं। यहाँ मैंने 2 बनाए हैं, ज़ाहिर है तीसरा आप इस साइड से भी बनाएंगे तो वो एक ही पॉइंट में से गुजर रहा होगा। अब एल्टीट्यूड जो है ये कैसे फाइंड किए जाएंगे, अब देखें यहाँ हम फाइंड करेंगे स्लोप्स। हमारे पास 3 कोने हैं ना A, B एंड C, तो हमने ये जो AB लाइन बन रही है इसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं, BC लाइन जो है बन रही उसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ AB, ज़ाहिर है A और B पॉइंट को लेते हुए स्लोप जैसे करते हैं y2 - y1, x2 - x1, ठीक है, 1 - 3 वो लिखेंगे, -4 - 2 लिखेंगे, वो ऐसे करके और सोल्यूशन निकालेंगे। ये उसका स्लोप आ जाएगी AB की स्लोप 1। इसी तरह BC की स्लोप निकालेंगे, उसी तरह अब ये B और C को यूज़ करते हुए, ठीक है ना, इधर से 5 - 1 और 3 - 4, ठीक है, ऐसे करेंगे 4/7। तो AB की स्लोप भी आ गई, BC की स्लोप भी आ गई। अब देखें AB जो हमारी लाइन है ये वाली, इसके ऊपर कौन परपेंडिकुलर बना हुआ है, ये CE या EC जो भी इसका नाम है। तो हमें पता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो जो इसकी स्लोप होती है उसकी स्लोप फाइंड करनी हो परपेंडिकुलर की, तो हम उसको उल्टा देते हैं, साइन भी चेंज करा देते हैं। तो यहाँ देखें मैं लिख रहा हूँ सिंस AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये AD परपेंडिकुलर है BC के, सो स्लोप ऑफ AD क्या बन जाएगी, -7/4। क्योंकि देखें AD BC के ऊपर है, BC की स्लोप क्या है, ये देखें BC की स्लोप है 4/7, तो इसको आप उल्टाएंगे 7/4 कर लेंगे, माइनस भी साथ लगा लेंगे। इसी तरह हमारी ये परपेंडिकुलर है EC, उसकी स्लोप फिर अब किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AB के ऊपर।
ए बी 1 है तो 1 को उल्टाएं तो -1 हो जाती है। तो हमारे ये जो परपेंडिकुलर्स हैं, एल्टीट्यूड्स हैं, उनकी स्लोप्स का हमें पता चल गया। अब देखें ये जो ए डी परपेंडिकुलर है, ये जो एल्टीट्यूड है वो ए में से गुजर रहा है ना, तो ए डी की स्लोप भी पता चल गई, ए पॉइंट भी है हमारे पास, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं हम। ठीक है, अब देखें ये मैं लिख रहा हूँ, नो इक्वेशन ऑफ ए डी की इक्वेशन बनाने लगे हैं, तो वो ज़ाहिर है ए में से गुजर रहा है, ए पॉइंट है हमारे पास, और उसकी स्लोप भी हमने ये ऊपर फाइंड कर ली, उसको बी सी वाली स्लोप को उल्टा के, तो ये आ गई। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म जो है वो हम लगा के तो इसका फार्मूला इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये m है ना हमारा। ठीक है, अब इसको हल कर लें, 4 से इधर मल्टीप्लाई, 4y 4 3 12, 7 से इधर मल्टीप्लाई, सारी चीज़ें एक तरफ कर लें, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी इस एल्टीट्यूड की ए डी की। अब दूसरा एल्टीट्यूड जो है सी ई, अब वो सी में से गुजर रहा है और उसकी जो स्लोप अभी हमने बनाई वो -1 है, तो फिर इसका भी पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इक्वेशन बना लेंगे। अब दोनों इक्वेशनें आ गई, यानी ये जो हमारे दोनों एल्टीट्यूड्स हैं उनकी इक्वेशनें हमें पता चल गई, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो फाइंड करना है। तो फिर जाहिर है जो अभी हम पीछे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में करते आ रहे हैं वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो दोनों जो एल्टीट्यूड्स हैं उनकी इक्वेशन लिख ली, और वो जो प्रोसेस मैं आपको करवाता हूँ, 7 4 -2 वो लिखें, 7 4 2, फिर 1 1 और -8 वो लिखें, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, जैसे प्रोसेस मैंने आपको समझाया है क्वेश्चन नंबर 1 2 के अंदर। सो x ओवर 4 8 32 -2 1 2 2 1 2 8 7 56 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करवाएंगे तो फिर हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरे पार्ट में कहता है सरकम सेंटर फाइंड करें। अब सरकम सेंटर होता है इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अब जाहिर ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये एक तो वो परपेंडिकुलर भी होता है, जैसे पिछले पार्ट में था परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है, और वो हम स्लोप को यूज़ कर लेते हैं, ए बी की स्लोप को ये इधर के लिए उसके लिए यूज़ कर लेते हैं। लेकिन साथ एक और चीज़ है मज़े की, वो बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर क्या होता है, जो मिडल में से गुजरता है, तो बेसिकली ये मीडियन उसका मिडल वाला पॉइंट। ठीक है, तो अब हमें पॉइंट यहाँ से मिलेगा, स्लोप्स वही हैं जो हमने पीछे फाइंड की हैं। ठीक है ना, तो हम इस तरह से कर लेंगे। अब देखें ए बी और बी सी की स्लोप हमने पीछे फाइंड की थी ना, ये वाली, ये देखें ए बी की स्लोप कितनी आई थी 1, बी सी की स्लोप कितनी आई 4/7, इन्हीं को यूज़ कर लेंगे क्योंकि ए बी बी सी वही है ना, क्योंकि कोई नया सवाल तो है नहीं है, वही सवाल है, तो फिर ए बी बी सी की स्लोप वही यूज़ कर लेंगे। लेकिन ए और बी का जो मिड पॉइंट है ई, वो हम फाइंड करना पड़ेगा ना हमें। तो फिर ये देखें ई पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, ए और बी के पॉइंट्स को इकट्ठा करके, तो वो आप कर लें। ठीक है, वो जैसे होता था एक्स कोऑर्डिनेट प्लस किए 2 पे डिवाइड, वाई कोऑर्डिनेट प्लस किए 2 पे डिवाइड, ये ई पॉइंट आ जाता है। इस तरह डी किसका है, बी और सी का, तो वो बी और सी तो पॉइंट ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, ये देख लें आप, आपने सामने लिखे होने हैं ना। ठीक है, बी और सी ये पॉइंट पड़े हुए, तो देखना एक्स के साथ एक्स 3 -4/2, 5 + 1/2। ठीक है, ऐसे करके आपका डी निकल आता है। तो ये डी पॉइंट भी आप फाइंड कर लेंगे, ई पॉइंट भी फाइंड कर लेंगे। अब स्लोप्स हमने बना ली हुई है उनके परपेंडिकुलर्स की, वो हम आगे चलते हैं। देखें स्लोप हमने ए बी की कहा था कि वो 1 है, तो स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हमारा ई एफ, अभी हमने नाम ई एफ रखा है अपनी डायग्राम में, उसकी फिर इसको उल्टाना है ना, 1 का उल्टाना तो 1 ही होता है, लेकिन साइन चेंज करेंगे -1, और ई पॉइंट में से वो अभी हमने जो फाइंड किया उसमें से गुजर रहा है, तो ये पॉइंट और ये स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के तो हम ये इक्वेशन डेवलप कर लेंगे। इसी तरह से हमारी जो दूसरी लाइन है स्लोप ऑफ BC, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने यहाँ से लेना है, तो BC की स्लोप पहले से फाइंड की भी है 4/7, तो उसको उल्टाएंगे तो -7/4। ठीक है, और D पॉइंट अभी हमने कैलकुलेट किया ना, तो D में से गुजरती हुई और ये स्लोप रखती हुई हमने इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन y - y1 = m × x - x1, वैल्यूज़ लगाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई, अभी भी ओवर में 2 आ रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें सबको, 2 4 = 8, 12 24 14। ठीक है, और ये बना के ये इक्वेशन बन जाएगी। अब जब दो इक्वेशनें आ जाती हैं तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आसान हो जाता है, क्योंकि तीसरी लाइन को ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि तीसरी लाइन ने भी तो उसी में से गुजरना है ना। अगर दो लाइनें ऐसे करके यहाँ से गुजर रही हैं तो तीसरी ने भी तो उधर से ही गुजरना है ना, तो तीसरी की ज़रूरत ही नहीं होती, ये 2 लाइनें इनफ हैं, एक ये ऊपर बनाई, ये वाली बनाई। अब इन दोनों का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना है,
तो उसी तरह से दोनों इक्वेशनों को सामने रखेंगे, ये वाली शक्ल बनाएंगे, इसको छोड़ेंगे, कैलकुलेशनें करेंगे। आपके सामने ही है, कैलकुलेशनें हल हुई हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट इसका। अब ये तीनों पॉइंट हमने बना लिए, लेकिन अब उसने ये कहा है कि क्या आप ज़रा देखें, चेक करें कि क्या ये तीनों पॉइंट एक ही नुक्ते में से गुजर रहे हैं, कोलिनियर हैं कि नहीं। तो पॉइंटों के कोलिनियरिटी का भी यही फार्मूला है हमारे पास। वो जो फार्मूला है ना, A1 B1 A2 B2 A3 B3 और यहाँ 1 1 1 लिखा जाता है, तो इनका डिटर्मिनेंट फिर 0 आता है। अब ये A1 B1 पहला पॉइंट है, A2 B2 सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। तो तीनों पॉइंट जो हमने पार्ट 1 2 3 में निकाले हैं वो हम यहाँ लिख लेंगे। तीनों पॉइंटों को हम लिख लेंगे, ठीक है। इधर भी पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, और इसको फिर हम सॉल्व करवाने चल पड़ेंगे। जैसे रूटीन में है हमारे सॉल्व करवाना, डिटर्मिनेंट जो लेते हैं, -1 लिखा, ये और ये छोड़ा, और ये 58/3 1s आर 58/3 माइनस फार्मूले का, फिर ये दोनों माइनस प्लस होंगे, 31/6 1s आर वही आना है, ठीक है। फिर ये मैं दरमियान वाला मैं हमेशा कहता हूँ साइन चेंज कर लें उसके, ठीक है। ये और ये करें, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, वो ये आ गया। कैलकुलेटर का काम है सारा, ठीक है। +1 करेंगे तो अब ये और ये, फिर ये इनकी मल्टीप्लिकेशन और ये वो आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर के साथ करें सारी कैलकुलेशनें, वैसे अजीब सी लग रही होती हैं लेकिन उससे हो जाती हैं जल्दी जल्दी। ये करें, इस तरह से करें, इसको करें, फिर आपस में सॉल्व करवें, अल्टीमेटली 0 हो ही जाना है उसने। तो जब 0 हो गया तो फिर ये प्रूव हो गया कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं, एक ही पॉइंट में से वो गुजरते हैं, एक ही चीज़ है वो सारे के सारे पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, चेक वेदर द लाइन दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट। अब अगेन कॉन्करेंसी के ऊपर आ गया है, 3 लाइनें हैं और कॉन्करेंसी हमने चेक करनी है कि है कि नहीं। इफ़ सो, अगर कॉन्करेंट हैं तो फिर वो जो जिस पॉइंट में से मीट करती हैं वो पॉइंट भी फाइंड करके दें। तो आप नाम रख लें, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। तो कॉन्करेंसी के लिए यही है कि उनके कोएफिशिएंट्स को उसी तरतीब के साथ लिख लें, 4 3 1 -3 -4 -1 ऐसे करके, और ये सारा लिख लिया। अब जाहिर है कॉन्करेंसी के लिए ये डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, और ये देखें आपके सामने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है, 0 आ रहा है। तो फिर हम कह सकते हैं कि लाइंस आर कॉन्करेंट। अब कॉन्करेंट तो हैं तो फिर हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी चाहिए कि वो पॉइंट जहाँ से वो गुजरती हैं। तो कोई सी 2 लाइनें ले लें, लाइन 1 और लाइन 2 ले लें, कोई सी भी, क्योंकि ज़ाहिर सब एक ही पॉइंट में से गुजर रही है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिलेगा। तो L1 और L2 को ले लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ L1 और L2 लिखा है, और उसकी ये वैल्यूज़ इसी तरह कोएफिशिएंट्स को लिखा, ये छोड़ दी, ठीक है। सोल्यूशन आपके सामने हल हुआ और आंसर जो आता है 2 and 0। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है ना, तो उसके जो वर्टिसेस हैं, कोने हैं A B C, तीनों के पॉइंट्स कहता है कैलकुलेट करके दें। हमें नहीं पता फ़िलहाल, लेकिन उसकी लाइनें हैं, क्योंकि ये AB लाइन BC CA ये लाइनें बन रही होती हैं ना, तो एक लाइन ये, एक ये और एक ये तीनों लाइनें उसने दे दी हैं। तो कहते हैं इनकी हेल्प से आपने ये पॉइंट्स निकालने हैं ABC। एंड आल्सो फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो इनके अंदर ये जो एंगल्स बन रहे हैं ना, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा कह लें उनको, तो वो भी फाइंड करेंगे। अब देखें मज़े की बात ये है कि A B और C पॉइंट कैसे निकलेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो A पॉइंट है ये कैसे बन रहा है, ये वाली लाइन जो जा रही है और ये वाली जो लाइन जा रही है उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बन रहा है ना। तो लाइन 1 और लाइन 2 को जब सॉल्व करवाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो A पॉइंट आ जाएगा। लाइन 2 और 3 को आपस में हल कराएंगे, वो B पॉइंट आ जाएगा। और फिर पहली और तीसरी को सॉल्व करवाएंगे तो C पॉइंट आ जाएगा। सो बेसिकली हमें 3 दफ़ा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये देखें, ये थोड़ा सा लेंथी काम है, लेकिन ज़ाहिर है बार बार ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही फाइंड किया जा रहा है। सो यहाँ पे हम L1 और L2 के लिए करने लगे हैं। उन दोनों को लिखा, उनके जो साथ कोएफिशिएंट्स हैं वो लिखे, ये इनको छोड़ना है, और प्रोसेस आपके सामने ही है, जैसे मैंने आपको समझाया इस तरह से ये किया जाता है। तो ये A पॉइंट हमारे पास ये बन जाएगा, नाम रख देंगे इसको कि ये A पॉइंट है। अब लाइन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करवाएंगे, उनको सामने रखेंगे, ठीक है, वही सारा प्रोसेस, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस आपने करनी है, और ये क्वेश्चन बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो ये B पॉइंट आ गया। अब लाइन नंबर 1 और 3 को ले लें, ठीक है, और उसको भी उसी तरह से कोएफिशिएंट्स को करें हल, उसका लिखें सारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो हो रही है, ये C पॉइंट आ गया। तीनों पॉइंट मिल गए।
ठीक है, अब तीनों पॉइंट तो हो गए, आधा क्वेश्चन हो गया। अब उसने कहा था कि उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है, और एंगल फाइंड करने के फार्मूले हमारे पास स्लोप की शक्ल में है, M1 M2 M3 वो लगाते हैं। तो फिर हमें स्लोप्स चाहिए, तो अब बारी बारी लाइनों को ले आएंगे और उनकी स्लोप ले लेंगे। लाइन नंबर 1 को लिखें और स्लोप मैंने बताया कैसे फाइंड करते हैं, y को अकेला करते हैं। -2y उठ के उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा x -6 साथ, और 2 से भी डिवाइड करा दें तो फिर यहाँ से x के साथ जो कोएफिशिएंट है 1/2, ये हमारा m1 हो जाएगा। इसी तरह लाइन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है ना। काम थोड़ा लेंथी है लेकिन आसान ही है, मुश्किल नहीं है। लाइन नंबर 2 में से भी y को अकेला किया, ये हमारी M2 आ गई, और लाइन नंबर 3 में से M3 आ गई। चलो जी, अब हम फार्मूला अपना लगा लेते हैं। मैंने वो बनाने की भी कोशिश की, लाइन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, इसका ज़ाहिर है ये M1 M2 M3 हो जाएगा। उनके दरमियान एंगल अल्फ़ा बीटा गामा। आपके लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये वैसे ही समझाने के लिए मैंने बनाया। तो बहरहाल tan ऑफ अल्फ़ा, अब लाइन नंबर 1 और 3 के लिए करने लगे हैं, तो M3 - M1, ये असल चीज़। नीचे वाले का कोई इशू नहीं होता क्योंकि नीचे पॉजिटिव साइन है, ऊपर वाले का इशू कई दफ़ा हो जाता है। M3 - M1 वैल्यूज़ लगाएं, जो हमने M1 M2 M3 निकाला है, वैल्यूज़ लगाएं और ये सॉल्व करवाएं। देखें नीचे 0 आ रहा है, 2 कट रहा है ना, -1 1 -1 0 हो जाता है, ओवर में 0। तो कोई भी चीज़ जो है वो 0 पे डिवाइड हो तो इन्फिनिटी होता है। और टैन का वो एक टेबल वगैरह हमने साइन कॉस टैन का याद किया हुआ है कि टैन इन्फिनिटी कब होता है, जब 90 डिग्री एंगल पे होता है। अब कैलकुलेटर में करके देखें, 90 डिग्री का टैन लें, इन्फिनिटी आ जाता है, तो एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। बीटा एंगल फाइंड करना है तो टैन बीटा, और ये लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 के दरमियान है, M2 - M1 लिखेंगे, ठीक है। नीचे वही उसी तरह से कैलकुलेशनें करेंगे और ये आपके पास आएगा 1। और फिर 1 का जब टैन इन्वर्स लिया जाता है, क्योंकि टैन ने उठ के उधर आना ना, टैन इन्वर्स होगा, तो बीटा जो है वो 45 डिग्री पे 1 होता है, तो एंगल जो है मिल गया। और लास्ट एंगल एक रह गया गैमा, उसको कह लें अल्फ़ा बीटा गामा। तो गैमा कहेंगे तो ये हमारा फिर बनता है M2 और M3 के साथ, तो उनको माइनस कराएंगे, वैल्यूज़ लगाएंगे, और ये यहाँ पे भी आंसर 45 डिग्री आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द लाइन L1 टू लाइन L2। 2 लाइंस हैं हमारे पास, L1 L2। लाइन नंबर 1 बन रही है इन दोनों पॉइंटों से, और लाइन नंबर 2 बन रही है इन 2 पॉइंटों में से। अब चूंकि 2 पॉइंट्स हैं तो इनकी स्लोप्स तो बन सकती हैं ना, तो L1 की स्लोप M1, इसकी M2, वो हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। अब ये इसमें अगेन ध्यान रखना है, फ्रॉम लाइन L1 टू L2 की तरफ जा रहे हैं ना, तो फिर फार्मूला जब लिखा जाता है तो इधर से इधर आया जाता है, M2 - M1 जो है वो लिखा जाएगा। फार्मूले में आप इस तरह से करके लिखें, वैल्यूज़ लगाएं, उसको सॉल्व करवाते हैं, कैलकुलेटर का यूजेज आप करें, तो ये अल्टीमेटली हमारा ये वैल्यूज़ कट के -7/6 आ जाता है। अब यहाँ एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपका ये जो एंगल कैलकुलेशन करते हुए टैन, अब ज़ाहिर है टैन के ज़रिए ही हम हल कर रहे हैं, तो वो वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है ना, तो आपने जो एंगल बनता है 7/6 को डिवाइड करके और उसका टैन इनवर्स लेके, उसको आपने 180 में से माइनस कराना होता है। ये याद रखना है इसका, ठीक है। टोट का फार्मूला कुछ भी इसको याद रख लें, तो टैन उठ के उधर जाएगा, टैन इनवर्स हो जाएगा, तो इसका एंगल आता है 49.398। लेकिन अगर 180 में से आप माइनस कराएंगे तो ये बन जाएगा 130.6, तो ये इसका प्रॉपर एंगल है। तो ये याद रखने वाली बात मैंने क्या आप समझाई कि अगर माइनस में एंगल आ रहा हो टैन का, तो फिर उसके लिए आपको 180 में से उसे माइनस कराना है, तो फिर वो एंगल बनता है 130 डिग्री। इसी तरह बी वाला पार्ट जो है क्वेश्चन का, जॉइनिंग दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, अगेन हमारी लाइन नंबर 1 है ये, और ये हमारी लाइन नंबर 2 है, तो इनका भी उसी तरह M1 M2 उनकी जो स्लोप्स हैं वो निकाल सकते हैं, 7 माइनस दिस करके 5 माइनस y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, जैसा फार्मूला है हमारा, उसी तरह से फार्मूला लिखेंगे M2 - M1 और ओवर में सारा। और यहाँ पे भी देखें हमारे पास जो है वो आंसर इसका देखें -19/9 आ रहा है, अगेन माइनस आ गया ना, तो आप ज़ाहिर है उसी तरह से करें, टैन इनवर्स 19/9 कैलकुलेटर में करें, यह आपको वैल्यू देगा 64.65, और इसको जब आपने 180 में से माइनस कराना है तो 115, ये आपका एक्चुअल एंगल है। यहाँ सवाल में शायद उसने अक्यूट एंगल भी पूछे हुए थे, अक्यूट होता है 90 डिग्री से छोटे, तो 90 डिग्री से छोटा यही वाला जो हमारा पहला आंसर आया 64.65, तो इसको हम अक्यूट कह लेंगे, और ये जो 180 में से माइनस करा के हम एक्चुअल एंगल निकाल रहे हैं, ये हमारा ऑब्ट्यूस या जो भी है ये हमारा एंगल बनता है।
तो अक्यूट बताना हो तो ये वाली वैल्यू, ऊपर वाले सवाल में जो अक्यूट हमारा आया था 49.398, ठीक है, तो वो वहाँ पे अक्यूट वो मिल जाएगा। और सी पार्ट को भी देख लें, यहाँ पे ये लाइन है, ये लाइन है, स्लोप्स हमने उनकी बनाई और फिर वही m2 माइनस m1 करके किया तो वो 0 आ गया, क्योंकि ऊपर दोनों स्लोप्स बराबर है। जब स्लोप्स ही बराबर हैं तो वो लाइनें पैरेलल होंगी ना आपस में, तो उनके दरमियान तो एंगल ही कोई नहीं बनेगा, तो इसलिए tan उनका 0 आता है, और 0 डिग्री का tan इनवर्स लें तो वो 0 ही बनता है, ठीक है। तो फिर ये आंसर इसका बनता है 0 डिग्री, और इसमें अक्यूट बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बेचारा खुद ही अक्यूट है। डी पार्ट भी है, L1 L2, ठीक हो गया, स्लोप्स निकाल रहे हैं, -5 -1, ठीक है, और 3 -9 ऐसे करके, -7 ठीक है, -6 एंड -2, एक दफ़ा मैं रिपीट कर दूँ, ठीक है, y2 - y1 ओवर x2 - x1, तो ये करके ये दोनों हमारी स्लोप्स आ रही हैं, ये m1 है, ये m2 है। फार्मूला लगाएंगे m2 - m1, ठीक है ना, ये हमें याद रखना है, m2 - m1, और वो हम कर रहे हैं इस तरह से कैलकुलेशन वगैरह, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का भी एलसीएम ही बनता है, ठीक है। तो वो कर करा के ये बना, 12 कट गया, 5 से 25 को भी कटवा सकते हैं, 5 आ जाएगा, तो tan इनवर्स 5 78.69, तो बस ठीक है, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल है और ट्राइंगल के देखे वर्टिसेस ए बी सी हमें उसने दिए हुए हैं, तो कहते हैं उनके दरमियान अंदर जो एंगल बन रहे हैं वो आप फाइंड करें। तो एंगल फाइंड करने के लिए उसी तरह हमें इनकी स्लोप्स, तीनों साइडों की स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी बी सी सी ए, वो आपको प्रोसेस का पता है, M1 M2 नाम रख लें उनके, और वो वैल्यूज़ आप प्रॉपरली लगाते जाएं फार्मूले में। तो ये एक आ रही है M1 7/2, M2 आ गई -3/5, और जो हमारी M3 आई है वो आई है -10/3। अब यहाँ पे अब वही ये देखें, मैंने बनाया भी हुआ है साथ, ए बी बी सी सी ए, M1 M2 M3 अल्फ़ा बीटा गैमा जो भी है। अब यहाँ बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली, ये देखें, ये जो हमारे वर्टिसेस हैं ना, इनको ज़रा गौर से देखें। ये जो ए पॉइंट है ना, देखें हम नॉर्मली क्या करते हैं, जस्ट आप ट्राइंगल बना रहे हैं ना, तो जो ए होता है, ए के ऊपर हम अल्फ़ा कह रहे होते हैं, ऐसी बात है, ए पे अल्फ़ा, बी पे बीटा और सी पे गैमा कह लेते हैं। तो हमें एक टोटका मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि बड़ी इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, बड़ी डीप जाना पड़ता है चीज़ों को समझने के लिए। तो टोटका सा एक मैं आपको ये आप बता दूँ कि देखें, जब आप इसको एक्चुअल ग्राफ करते हैं, अब एक्चुअल ग्राफ देखें, मैं हल्का सा आपको करके दिखाता हूँ, रफ सा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया, ठीक है। अब देखें ए पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की पॉजिटिव है। अब एक्स की वैल्यू नेगेटिव कहाँ आती है, यहाँ पे करके, ठीक है, लेट्स सपोज जी ये 1 है और ये 2 है, -2 यहाँ आ गया, और y की 11 है, तो 11 कहीं ऊपर जाके बनेगी, लेट्स सपोज यहाँ पे a पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब देखें a पॉइंट से ही समझ लें, बाकियों को ग्राफ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी भी ग्राफ हो जाते हैं, b पॉइंट कहाँ पे आता है, c कहाँ पे आता है, लेकिन देखें a पॉइंट एक्चुअली आता है x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और कई सवालों में वो क्या करेगा, a पॉइंट x एक्सिस से नीचे चला जाता है। अब ये एंगल की कैलकुलेशन का हिसाब होता है कि आपने किधर से किधर जाना है। अब ये मैं आपको एक टोटका बता रहा हूँ, ये देखें, हमारे पास स्लोप्स आएंगी ना, M1 M2 M3, तो जब हमने इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल अब देखें, ए का एंगल हम अल्फ़ा फाइंड कर रहे हैं, तो ये M1 और M3 के दरमियान आ रही है ना, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 3 के दरमियान, तो डेफिनेटली M1 और M3 ने यूज़ होना है, लेकिन किस तरतीब से यूज़ होना है वो तरतीब मैं आपको ये ऊपर लिख के दे रहा हूँ, ये वाली। नॉर्मली क्या होगा, आप सीधा सीधा लिखें M1 M2 M3। नॉर्मल ये होता है कि अगर आपने लाइन 1 और लाइन 2 का कर रहे हैं तो आपने लिखना है M1 - M2। जब लाइन 2 और 3 के लिए आप कर रहे हैं आप लिखेंगे M2 - M3, और जब लाइन 3 और 1 का आप उनका एंगल लेने लगे हैं तो आपने लिखना है M3 - M1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो प्रोसेस है, जो एंगल कैलकुलेशन का है, परफेक्ट होगा, वरना बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। ये ध्यान रखना है। ये कब होना है, जब आपका ए वाला पॉइंट कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस से ऊपर आएगा, ये ध्यान रखना है। जहाँ नीचे आएगा ना, वहाँ आपने इसको चेंज कर लेना। मैं वो एक सवाल आएगा, वहाँ मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, वहाँ पे आप इसको चेंज कर लेंगे, वो इधर से उल्टा चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, वो भी हम करते हैं बाद में, ठीक है। तो अभी हमने इसको मद्देनज़र रखना है, ठीक है। अब देखें, tan ऑफ अल्फ़ा M3 - M1 वैल्यूज़ लगाई, ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखें, कैलकुलेशन हो जाएगी, प्लस में आएगा 41/64।
तो एंगल tan इनवर्स, tan है ना tan अल्फ़ा, tan उधर जाके tan इनवर्स होगा, तो ये 32.64 डिग्री आ जाएगी। अब बीटा फिर कैलकुलेट करना है, तो बीटे के लिए है m1 और m2, तो मैंने प्रोसेस आपको बताया किधर से जाना है, m1 माइनस m2 लिखना चाहिए हमें। तो ये देखें m1 माइनस m2 मैंने लिखा, सही हो गया। बाकी आप वैल्यूज़ लगाएंगे, कैलकुलेशनें करेंगे, 41/10 है, 11/10 है, कट के -41/11 आएगा। उसी तरह अब माइनस आ गया ना, तो लाजमी लिख लेंगे 180 में से उसने माइनस होना ही होना है, ठीक है, ये याद रखना है, माइनस आए 180 में से माइनस, तो 180 माइनस tan इनवर्स दिस वन जो भी आता है 74.98 आएगा, उसको आप 180 में से माइनस कर लें, 105 डिग्री बनता है हमारा बीटा। और गैमा रह गया, तो गैमा को देखें, गैमा राशि पे बनता है, तो m2 और m3 का है ना कैलकुलेशन, तो क्या लिखना चाहिए, m2 माइनस m3, तो वो हम आगे लिखेंगे अगले पेज पे। तो ये देखें m2 माइनस m3, क्योंकि ये सही होगा तो आपका एंगल सही आना है। तो वैल्यूज़ लगाएं, कैलकुलेशनें कराएं, ये 41/15 है, अगेन मेरी कैलकुलेशन कहीं गलत हो जाती है, ठीक है, 41/15, ओवर में ये 3 है, तो 3 15s और 45 हो जाएगा, 41/45, इसका आप tan इनवर्स लें, 42.34 डिग्री बनेगा। बी वाला पार्ट है, अब जब एक पार्ट समझ लिया बाकी आसान हो जाते हैं, बाकी इजी हो जाते हैं, प्रैक्टिस है आपकी, ठीक है। ए बी सी है, उसी तरह से हमने m1 m2 m3, स्लोप ऑफ ए बी जो है उसको आप m1 कह लेंगे, वो -3/2, स्लोप ऑफ बी सी m2 है, वो कैलकुलेशन की है 7/4, और स्लोप ऑफ ए सी बनाएंगे तो m3 कह लें, और उसकी कैलकुलेशन की है तो 2/3, ठीक है। अब अगेन बस पहले शुरू में ये देख लें कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। देखें दोनों पॉजिटिव है ना, तो डेफिनेटली इसने एक्स एक्सिस के ऊपर आना है, जैसे ये वाला आप कोऑर्डिनेट, तो ए आपका यहाँ पे कहीं पे बन रहा होगा, तो डेफिनेटली उसी रूटीन को मेंटेन रखना है जो मैंने पिछले पार्ट में करवाई, m3 माइनस m1, ठीक है, m1 m2 m3 लिख लें, और उसी हिसाब से m1 m2 m3, और इधर से ऐसे घूमना है, इधर से ऐसे जाना है, इधर से ऐसे जाना है, ये आपने ध्यान रखना है। m3 माइनस m1, m1 माइनस m2, m2 माइनस m3, ऐसे चलेंगे, तो ये देखें हमारा कैलकुलेशनें बड़े आराम से हो जाएंगी। अल्फ़ा के लिए m3 माइनस m1, कैलकुलेशनें आपके सामने है, ओवर में 0 आ गया, इन्फिनिटी हो गया, तो ज़ाहिर है अल्फ़ा के लिए tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 डिग्री, पीछे अभी हमने देखा था। बीटा के लिए m1 माइनस m2, ठीक है, ये मैंने आगे भी बनाया हुआ यही चीज़, तो वो सारी कैलकुलेशनें हैं। 2 आएगा, 2 का आप tan इनवर्स लेंगे 63 आ जाएगा। गैमा के लिए m2 माइनस m3 है, कैलकुलेशनें हैं सारी, कटेंगी चीज़ें 1/2, और ये गैमा जो है वो 26.57 डिग्री बनेगा। तो ये हो गया। सी पार्ट पे आ जाते हैं। सी पार्ट में देखें ए है हमारा 2 और -5। अब देखें ए 2 और -5 है ना, तो देखें ये कहाँ बनता है, एक्स कोऑर्डिनेट उसका 2 है, मतलब ये एक्स एक्सिस है ना, तो यहाँ से जी 1 है और ये 2 है, लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट है वो -5 है, तो वाई कोऑर्डिनेट नीचे जाता है, तो यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ ये ए आ रहा है नीचे, देखें एक्स एक्सिस से नीचे चला गया। अब जब एक्स एक्सिस से नीचे आ जाना है ना, तो आपने लिखना है m1 m2 m3। अब पहले हम क्या करते थे, m3 माइनस m1 जाते थे, m3 से m1 पे जाते थे, अब उल्टा चक्कर उल्टा कर देंगे, m1 से m3 पे चले जाएंगे, m1 माइनस m3, फिर m3 माइनस m2, m2 माइनस m1, ऐसे करके चक्कर उल्टा घुमा लेंगे, क्योंकि वो हमारा a नीचे चला गया। तो बस ये ध्यान रखना है। बाकी वो स्लोप्स निकाल रहे हैं, m1 m2 m3, m1 आया -1/3, ये 8/3 आ गया, m3 हमारा -10/3 आ गया। अब देखें tan ऑफ अल्फ़ा वही m3 और m1 का था ना, लेकिन अब देखें चेंज किया है, m1 माइनस m3। इस चीज़ को ऑलवेज सामने रख लिया करें, ठीक है, इसको ऑलवेज सामने रखा करें जब आप फार्मूला लगाने लगेंगे, लिखने लगेंगे। m1 माइनस m3 लिखें, कैलकुलेशन वैल्यूज़ सारा उसी तरह। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू tan इनवर्स 27/19 करेंगे, 54.87 बन जाएगा। इसी तरह बीटा हम फाइंड करते हैं। आप देखें m2 माइनस m1 है, क्योंकि हम उल्टी चला रहे हैं ना, जैसे मैंने शुरू में दिखाया आपको, तो आप वो लिखें, वैल्यूज़ लगाएं, 27 है, उसका tan इनवर्स लें, 87 आ जाएगा। गैमा m3 माइनस m2, प्रोसेस ध्यान रखें, उसको कैलकुलेशनें कराएं, माइनस माइनस कटेगा, बाकी चीज़ें करें, 54/71, और यहाँ से गैमा आएगा tan इनवर्स दिस वन 37.26, ये बन गया। अब यही काम आ गया डी वाले के अंदर है। डी वाले में देख लें, हमारा ए दोनों पॉजिटिव हैं,
एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो डेफिनेटली ए पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है। ऊपर आ रहा है तो फिर ठीक है, उसी नॉर्मल कंडीशन के अंदर आप चले जाएं कि M3 माइनस M1, M1 माइनस M2, M2 माइनस M3, वो हमने करना है। स्लोप्स उसी तरह M1 M2 M3 4/7 माइनस 13/9 माइनस 17/2। ठीक है जी, अब फार्मूला पे आ जाए M3 माइनस M1, ठीक है ना, M3 माइनस M1, ये ध्यान रखना है। तो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये मैंने वैल्यू माइनस 17/2 है ये, ठीक है, माइनस 17/2 है ना, तो वो लगानी है। कैलकुलेशनें करें 127 14 27/7, तो ये माइनस माइनस कटवाएँ, चीज़ें कटवाएँ, 127/54 बनेगा। tan इनवर्स लें 66.96। बीटा के लिए आ जाएँ उसी तरह M1 माइनस M2 वैल्यूज़ लगाएं, कैलकुलेशनें हैं 127/11, तो एंगल इसका आ गया 85। और गैमा के लिए M2 माइनस M3 वही सारी वैल्यूज़ हेलो हो रही हैं, ठीक है, 127/239, तो इसका tan इनवर्स 27.99। तो ये बस जो है ना प्रोसेस ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द इंटीरियर एंगल्स, अगेन अंदर वाले एंगल्स हमें चाहिए, ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल 4 कोनों वाली, जिसमें 4 कोने हैं, ठीक है, 4 साइडें होती हैं, क्वाड्रिलेटरल है, हुज वर्टिसेस आर ABCD। अगेन चूंकि हमें एंगल्स ही चाहिए, अल्फा बीटा गैमा, और चौथे को हम डेल्टा कह लेंगे, तो वो चाहिए। लेकिन अगेन ए को चेक कर लें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो ए हमारा दोनों पॉजिटिव है, डेफिनेटली एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, वही नॉर्मल सिचुएशन आप लिख लेंगे M1 M2 M3 M4। तो नॉर्मल सिचुएशन क्या है, इधर से उधर को जाना, ये हमारी नॉर्मल सिचुएशन है। पिछले सवालों में भी मैंने यही बताया था, M4 माइनस M1, M1 माइनस M2, M2 माइनस M3, M3 माइनस M4, ऐसे करके हम लिखेंगे और एंगल्स प्रॉपर सही वाले आएंगे। तो जाहिर है पहले तो M1 M2 निकालेंगे ना, AB BC CD AD की स्लोप, ये वैल्यूज़ आपके सामने है, स्लोप फाइंड करना आना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल AB की स्लोप क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये y2 ये y1, x2 x1 माइनस होंगे आपस में, वैल्यू आ जाएगी। तो देखें एक आ रही है -1/7, 7 -1/7 7, ये पैरेललोग्राम वाली शक्ल बन रही है। क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल ही होती है ना, 4 साइडें, लेकिन देखें आमने सामने वो जो उनकी स्लोप्स हैं वो बराबर आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये बहरहाल देखते हैं आगे एंगल्स किस तरह से बनते हैं। तो tan ऑफ अल्फ़ा वही M4 माइनस M1, वैल्यूज़ लगाई, 7 7 कटा, -1 आया, 1 -1 0, ओवर में 0 आ गया। तो जब ओवर में 0 आएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो इन्फिनिटी अभी हमने 2-3 दफ़ा देखा कि वो एंगल उसका फिर 90 डिग्री हो जाता है। अच्छा, ये हर दफ़ा ऐसे ही आएगा, 90 डिग्री ही आएगा, हर दफ़ा ओवर में 0 आ जाता है, क्योंकि स्लोप से एक दूसरे के बराबर आ रही है ना। तो tan बीटा के लिए आप देखें क्या लिख रहे हैं, M1 माइनस M2, जैसे मैंने प्रोसेस आपको समझाया, नीचे हमेशा 0 बनी जा रहा है, तो फिर बीटा जो एंगल है वो भी 90 डिग्री बनेगा, अगले एंगल भी 90 ही बनेंगे, ठीक है। tan गैमा M2 माइनस M3 ये आपके सामने हुआ है। और tan डेल्टा, इसको आप डेल्टा कह लें, डेल्टा होता है ऐसे S बना के नीचे से इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, ये डेल्टा बन जाता है। M3 माइनस M4 वो भी करें, वो भी वही आएगा इन्फिनिटी, और वो 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये बड़ा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट द पॉइंट्स A B C एंड D, 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे भी, आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। अब रोम्बस जो है ये डायग्राम होती है जैसे काइट की तरह की होती है, कि वो कोना निकला होता है ना आगे की तरफ, जैसे गुड्डी काइट बनाते हैं हम लोग, तो वो भी ऐसे करके ना ऐसे होती है, फिर इस तरह से, और नीचे से भी ऐसे, बहरहाल इसी तरह की बनती है। तो रोम्बस बेसिकली इसी तरह काइट की शक्ल की होती है, लेकिन अगेन है तो 4 साइडों वाली ना। और नॉर्मली जो रोम्बस की डेफिनेशन होती है ना, उसमें ये भी कहा जाता है कि उसकी 4 साइडें बराबर भी होती हैं। बहरहाल 4 साइडों वाली फिगर है, ठीक है। और आप इसको हल्का सा ग्राफ करके भी देख लें, ठीक है। अब जाहिर है A.00 है ना, तो उसने ओरिजिन पे बनना है, ये मैंने हल्का सा ग्राफ किया है। B2 1 है, इधर से 2 पे पहुँचें, ऊपर से इधर से 1 की तरफ आए, ये हमारा B पॉइंट आ जाता है। C पॉइंट हमारा 3 3 है, इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है। और D पॉइंट 1 2 है, X की तरफ से 1 और Y की तरफ से 2, वो ये बनता है। तो अगर आप इसको ऐसे हल्का सा ग्राफ करें ना, तो ये देखें ना, एक किस्म की ये पैरेललोग्राम टाइप की चीज़ बन रही है। तो बहरहाल रोम्बस ये है। अब यहाँ से भी हमें प्रूफ इसका उसी तरह से करना है कि हमें स्लोप्स लेके चलना है,
क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस बनती है। और रोम्बस में भी यही होता है कि अपोजिट जो क्या इसको कहते हैं स्लोप्स जो हैं ये बराबर होती हैं। M1 ने M3 के इक्वल आना है, M4 ने M2 के इक्वल आना है। तो स्लोप्स हम फाइंड कर लेंगे बड़े आराम से। स्लोप ऑफ AB M1 कह लें उसको, A और B की जैसे करते हैं, 1 - 0 एंड 2 - 0, तो ज़ाहिर है 1/2 आएगा। BC की स्लोप उसको आप M2 का नाम रख लें। अब इन दोनों का आपस में है 3 - 1 एंड 3 - 2, वो 2 बनती है। इसी तरह से आप CD का करेंगे, उसको आप M3 कहेंगे उसका, तो इसकी स्लोप बन जाती है 1/2। और AD की स्लोप उसको आपने M4 का नाम रखना है, तो वो बन गई 2। अब ये आ गई वैल्यूज़। और यहाँ से भी देखें कि ये वाली स्लोप M1 और ये M3 ये आपस में बराबर आ रही हैं। M2 जो है ये हमारी M4 के बराबर आ रही है, तो हम ये नीचे लिख देंगे कि M1 M3 के इक्वल है, M2 M4 के इक्वल है। सो फिर ये क्या होगा, ये रोम्बस बन रही है, क्योंकि आमने सामने वाली जो स्लोप्स हैं ये बराबर होनी चाहिए। ये पीछे भी किसी एक एक्सरसाइज में हमने रोम्बस प्रूव की थी। अब आ जाए दोबारा एंगल्स के ऊपर। और एंगल्स के लिए सबसे पहला काम वही है कि आपको देखना है कि हमें किस तरतीब से जाना है। अब यहाँ देखें, चूँकि सारी चीज़ वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही बन रही है ना, तो कोई भी पॉइंट नीचे नहीं गया। तो इसके लिए वही हमारा जो एक ओरिजिनल प्रोसेस है उसी को हमें मेंटेन रखना है, M1 M2 M3 M4। तो स्टार्ट हमेशा आप यहाँ से किया करें, M4 और M1, M4 - M1, M1 - M2, M2 - M3। इस तरह से हम सारे अपने एंगल्स का नाम ज़ाहिर है अल्फ़ा बीटा गैमा रख के ही हम चलते हैं। तो tan ऑफ अल्फ़ा M4 - M1, ठीक है ना। वैल्यूज़ लगाएं, कैलकुलेशनें कराएं, 3/4 आएगा। और 3/4 का हम tan इन्वर्स लेंगे तो ये बनेगा 36.86 डिग्री। tan बीटा M1 - M2, ठीक है ना, M1 - M2। वैल्यूज़ लगाएं, कैलकुलेशनें करें, ये -3/4 आएगा। वो आया था 3/4, ये -3/4 है। अगेन चूँकि tan में नेगेटिव आ गया ना एंगल में, तो फिर डेफिनेटली आपने 180 में से उसे माइनस कराना है। tan इनवर्स 3/4 वही आएगा जो 36.86 ऊपर आया था, ठीक है। उसको 180 में से माइनस करा लें, 143.13 आ जाएगा। इसी तरह tan गैमा है M2 - M3, उसको लिख लें। उसी तरह से कैलकुलेशन है, ये वही आएगा 3/4 ही। तो ये वही एंगल 36.86। और जब आपने डेल्टा के लिए जाना है M3 - M4, कैलकुलेशन कराएं, फिर -3/4 आ गया है, तो फिर डेफिनेटली वही एंगल दोबारा से 143.13 डिग्री। तो ये चारों एंगल्स मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज साइड्स आर। ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर डेफिनेटली एरिया मौजूद होता है, लेकिन ट्राइंगल के जो कोने वगैरह नहीं दिए हुए, उसने सिर्फ लाइनें दी हुई हैं। तीनों जो लाइनें हैं उनकी उसने इक्वेशनें बना के दे दी हैं। तो कहता है कि उसके अंदर जो एरिया आता है वो आप कैलकुलेट करें। अब एरिया का फार्मूला लगाने के लिए हमें वो जो ट्राइंगल है ना उसके वर्टिसेस का पता हो, ABC ये जो पॉइंट्स आते हैं कोने, उनका पता हो। तो कोने अभी हमने पिछले एक सवाल में किया था कि वो कैसे फाइंड होते हैं, क्योंकि ये वाला ए कोना ये लाइन 1 और लाइन 2 के मिलने से बन रहा है। तो हम लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, लाइन 2 और 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 1 और 3 का इंटरसेक्शन। तो ये 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और इनको हल करेंगे। तो लाइन 1 और 2 के लिए वही सारा प्रोसेस लिखने का, उनके कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे, ये साइडों वाले छोड़ देंगे। और एक्स के लिए ये 41 था, मैंने 14, पता नहीं एक जगह मुझे 14 मिला, तो आप चेक कीजिएगा ये 14 है या 41 है, क्योंकि अक्सर मैंने 3-4 जगहों पे चेक किया था, उसने 14 से हिसाब ने किया हुआ है। तो ये 14 ही मेरे ख्याल में सही है यहाँ पे, लेकिन एक जगह 14 था तो गलती हो सकती है, तो चेक करिएगा आप। प्रोसेस ज़ाहिर है हमें आता हो तो फिर हर चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो 41 1s are 41, अब ये ज़ाहिर है मैंने उसको सही किया ना, 41 है। और 10 1s are 10, फिर 10 10s are 100, 41 7s are 287, ठीक है। ये प्लस का 287 है और फिर इधर भी 7/10 बनेगा। अब उसी तरह से 41 और 10 51 होगा, उधर ऊपर जाएगा ना, और ओवर में 7 और 10 17। इसी तरह से ये जो है 187 है, ऊपर जाएगा और ओवर में 17। तो ये हमें पॉइंट मिल जाएगा 3 और 11, इसको ए नाम रख दें। अब लाइन 2 और लाइन 3 के लिए आप चल पड़े। लाइनों का ध्यान रखें, उसके कोएफिशिएंट्स को आप लिख लें, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें और हल करवाएं। और ये देखें ये आता है 5 और -9। फिर लाइन 1 और लाइन 3 के लिए आपने जाना है, वो आप लिखें सारा, इनको और इनको छोड़ें, निगलेक्ट करें और प्रोसेस करें। x ओवर ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई माइनस ये।
ऐसे करके हम ये लिख रहे होते हैं। और फिर वही 20 में से 3 निकालें 17, 17 ऊपर जाएगा, नीचे भी 17 बन रहा है, कटवा के 1 और ये भी कटवा के -3। तो ये सी पॉइंट हमारे मिल गया 1 और -3, तीनों पॉइंट मिल गए। अब जब तीनों पॉइंट आगे हैं तो आप फिर एरिया का फार्मूला लगा सकते हैं। एरिया का फार्मूला है 1/2 और फिर ये तीसरी जो अगेन वही 1 1 है और इधर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, इसे सॉल्व करवा लेंगे। अब सोल्यूशन इसका उसी तरह 1/2 बाहर रहेगा, ब्रैकेट लगा लें, 3 के साथ ये और ये छोड़ के 9 1s are 9, 3 1s are 3, फिर ये -11 और फिर ये और ये सारा मैंने आपको समझाया हुआ पहले। तो वो आप ये कैलकुलेशनें करें तो ये अल्टीमेट। अब देखें, हाँ यहाँ एक चीज़ समझने वाली है कि ये सारा माइनस में आ रहा है। माइनस आप लिख सकते हैं, माइनस लिखें साथ, लेकिन 68 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे 34 आएगा और वो माइनस का आ रहा है। माइनस बेसिकली क्या है, एरिया निकाल रहे हैं हम, तो एरिया नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। एरिया कोई ना एरिया ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, 0 हो जाए कि एरिया है ही नहीं है, तो माइनस एरिया का क्या मतलब, तो इसलिए उसकी लॉजिक नहीं बनती, तो हम माइनस को छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो 34 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 15, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर, एक ट्रायंगल है और उसके तीनों कोने हमें दिए हुए, पता है हमें। कहता है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल, यानी सर्कम सेंटर फाइंड करना है। और ये वही है जो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने उसका पार्ट 2 शायद किया था कि 3 वाला किया था, जिसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते थे ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहाँ पे कट करते हैं वो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बनता है। सर्कम सर्कल उसको हम कहते हैं, सर्कम सेंटर कहते हैं। तो इस सवाल में भी उसी तरह से करेंगे कि 2 साइडों की स्लोप ले लेंगे, AB और BC की स्लोप फाइंड कर लेंगे जैसे हम स्लोप फाइंड करते हैं। और दूसरा काम हमने ये करना है कि इन्हीं दोनों साइडों का मिड पॉइंट भी हम निकाल लेंगे, D और E, ठीक है ना। क्योंकि एक तो हमें स्लोप की ज़रूरत है, AB की स्लोप को हम उल्टाएंगे तो हमारा ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर DO है उसकी स्लोप आ जाएगी। इसी तरह BC की स्लोप जो है I होगी, उसको उल्टाएंगे तो हमारा EO की स्लोप मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो स्लोप मिल जाएगी हमें अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की, और दूसरा ये पॉइंट मिल जाएगा, मिडल वाला पॉइंट, मीडियन जैसे निकालते हैं। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इनकी इक्वेशनें बना लेंगे और फिर उन इक्वेशनों को हल करेंगे तो उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकाल लेंगे। तो बहरहाल ये प्रोसेस करना है हमने। देखें, स्लोप ऑफ AB निकाल रहे हैं, AB पॉइंट आपके सामने होने चाहिए, उनको आप हल करें, ये स्लोप आ गई 1। BC की हम स्लोप उसी तरह फाइंड करेंगे, 4/7 आ जाएगी। अब AB के ऊपर कौन परपेंडिकुलर है, AB पे परपेंडिकुलर तो हमारा DO, तो स्लोप ऑफ DO जो है इसी को उल्टा के आ जाएगी ना, है ना, साइन चेंज भी करवा दिया। और स्लोप ऑफ EO जो है हमारा वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर था, BC के ऊपर, तो इसको हम उल्टा देंगे, -7/4। अब ये 2 स्लोप्स हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की आ गई हैं, लेकिन अभी पॉइंट नहीं है, तो D पॉइंट निकालेंगे। D पॉइंट कहाँ से आया था, A और B के प्लस करने से, ठीक है ना। तो A और B को प्लस करके 2 पे डिवाइड, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट्स को प्लस किया 2 पे डिवाइड, y वालों को किया 2 पे डिवाइड, वो D आ जाता है। और इसी तरह E पॉइंट जो B और C को प्लस करने से हमें मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखें, पॉइंट्स भी आ गए, स्लोप भी आ गई। अब बड़े आराम से हम इक्वेशनें बना लेंगे। इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर DO, तो D हमारा ये वाला और उसकी जो साथ स्लोप है -1, तो y - y1 = m × x1, वो लगा के ये इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से जो हमारा दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है EO, जो E में से गुजर रहा है और साथ उसकी स्लोप क्या थी, -7/4 ऊपर हमने बनाई, तो वो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म लगानी है। इसे भी हल कर लें, 4 को उधर ले जाएं, 4 और ये मल्टीप्लाई, 7 से इधर मल्टीप्लाई, अभी भी 2 आ रहा है, 2 से फिर मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारी इक्वेशन जो है वो ये शक्ल बना लेगी इस तरह से। अब दोनों इक्वेशनें आ गई ना, तो दोनों का हमें क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दोनों की इसी तरह से जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, ये और ये छोड़ देंगे और उसको जब सॉल्व करवाएंगे तो ये हमारा पॉइंट बनेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर। तो हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा आसान सा है। एक्सप्रेस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, उसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो ये देखें, तीनों इक्वेशनें दी हुई है ना, तो हमने तीनों को ज़रा सीधा करके सामने लिख लेना है ऐसे करके, और पीछे भी हमने इसको पढ़ा था। तो एक मैट्रिक्स फॉर्म कैसे होता है कि पहले कोएफिशिएंट्स जो होते हैं उनका एक मैट्रिक्स बना लिया जाता है, 1 2 1 3 -1 -11 -2 4 और 14, ये सारा लिख देंगे। साथ यहाँ पे उसके वेरिएबल्स आते होते थे, x y, और यहाँ तीसरा होता तो वो आ जाता, वो नहीं है तो उसकी जगह 1 लिख देते हैं।
और इक्वल टू उधर जो हमारा इक्वल टू के उस साइड पे है वो ज़रा 0 0 है। तो ये तो देखें एक स्टेप के अंदर ही मैट्रिक्स फॉर्म बन जाती है। अब उसने ये पूछा है कि ये जो तीनों लाइनें हैं ये कॉन्करेंट भी हैं कि नहीं। कॉन्करेंसी के लिए वही बात है कि हमारा ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, तीनों लाइनें एक ही जगह में से गुजरती हों, कॉन्करेंसी एक ही पॉइंट, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट शुड बी 0। तो हम करके देख लेते हैं उसी तरह से। 1 रखा, ये और ये छोड़ा, 14 1 ज़ार 14, 11 4 ज़ार 44, माइनस इसका देखें मैंने साइन चेंज किया, ये और ये छोड़ा, 14 2 ज़ार 28, 4 1 ज़ार 4, ठीक है। फिर ये -2 है और ये छोड़ के तो इसको सॉल्व करवाएंगे तो ये आपके सामने हो रहा है सब पूरा सोल्यूशन। तो अल्टीमेट आंसर देखें 0 आया है। तो हम कह देंगे लाइंस आर कॉन्करेंट। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। इसके 2-3 पार्ट हैं और ज़ाहिर है बिल्कुल एक जैसा ही है ना। देखें ये इक्वेशन सिस्टम लिखा, उसको देखें मैट्रिक्स फॉर्म हम बना रहे हैं बिल्कुल वही पैटर्न पे। कॉन्करेंसी के लिए इसका हमने डिटर्मिनेंट चेक करना है। तो डिटर्मिनेंट देखें हमने सॉल्व करवाया है और वो 0 नहीं आ रहा, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो फिर हम कह देंगे कि लाइंस आर नॉट कॉन्करेंट, ठीक है ना, क्योंकि आसान काम है ना। अब यहाँ पे मैं एक एक स्टेप खुद हल करूँ या लिखूँ, ज़रूरत नहीं है ना। अब माशाल्लाह आते हैं आपको, छोटी मोटी चीज़ें तो बंदा आता ही है करनी। तो ये सारी लिखी, उसी तरह से मैट्रिक्स फॉर्म सारे कोएफिशिएंट्स को लिख लिया, x y 1 को लिख लिया 0 0, और फिर इसी को लेके तो उसका हम डिटर्मिनेंट चेक करने बैठ जाएंगे कॉन्करेंसी के लिए। तो ये आपके सामने सॉल्व करवाया है, 0 नहीं आया फिर भी। तो फिर हम कह देंगे कि लाइंस आर नॉट कॉन्करेंट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और ये उल्ट है, उसका रिवर्स प्रोसेस है। कहता है फाइंड अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इक्वेशंस बनानी है कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन मैट्रिक्स फॉर्म। ये मैट्रिक्स फॉर्म दी हुई है, ठीक है, इससे इक्वेशन बनानी है। तो वो ज़ाहिर है वो भी बड़े आराम से हो जाती है, ये भी 9th क्लास का काम है सारा, ठीक है। और फिर एंड पे बताना है कि वेदर द लाइंस रिप्रेजेंट बाय द सिस्टम। ये फिर वही कॉन्करेंसी भी चेक करनी है साथ। अब देखें कैसे करते हैं। अच्छा यहाँ पे भी एक जगह मुझे कन्फ्यूजन थी कि एक जगह यहाँ पे 6 लिखा हुआ था और बाज़ लोगों ने, ज़्यादा लोगों ने यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो 2 फिर मेरे ख्याल में सही होगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। करना कैसे है कि इधर से रो लेनी है, जैसे मल्टीप्लिकेशन थी, रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम इक्वल टू इधर से ये पहला एलिमेंट, यानी 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस 1 इंटू 1 इक्वल टू ये 0। ये देखें ऐसे। अब सेकेंड रो पे आ जाएंगे, फिर इसे मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स 0 इंटू वाई 1 इंटू 1 वो लिख देंगे। और फिर लास्ट में भी इसी तरह 0 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई 2 इंटू 1 इक्वल टू ये वाला 0, ठीक है। ये बनेगी और इसको सीधा कर लें, जब 0 0 पार्ट्स हैं वो ख़त्म कर दें। x माइनस 1 2x प्लस 1 और ये इधर से माइनस वाई प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन सिस्टम आ गई। अब कॉन्करेंसी के लिए वही कि ये वाला जो हमारा मैट्रिक्स है इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है और वो 0 आना चाहिए। ये आपके सामने सॉल्व करवाया है, वो 0 नहीं आया, ठीक हो गया। स्टेप्स आपके सामने बने हुए हैं। तो फिर हम कहेंगे कि लाइंस आर नॉट कॉन्करेंट। और बी पार्ट भी बिल्कुल वैसा ही है, आपके सामने है, जस्ट स्टेप्स देख लें आप। मल्टीप्लाई मैंने करवाया उनको, ये इक्वेशन सिस्टम बन जाएगा। और कॉन्करेंसी के लिए फिर ये हमारा, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे और ये डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं आ रहा, -1 आ रहा है। ये देखें स्टेप्स आपके सामने, -1 आया, 0 नहीं आया। तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या है, लाइनें कॉन्करेंट नहीं है। चलें जी 4.4 हो गई। अब थोड़ा सा वक्फा करेंगे। अब ये मैं फर्स्ट ईयर की कुछ वीडियोस रहती हैं वो बना लूँ, तो इंशाल्लाह हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद इंशाल्लाह बाकी वीडियोस अब आपकी बन जाएंगी। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।